गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। Can I start? हाँ सर। सर वो पेन निकाल। क्या? पेन। जोर से बोलो। Powering off. पेन। हाँ, पिन निकालना। Powering on. Connected. Can I start? हाँ रुको, इसमें मेरे अभी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। एक सेकंड, वॉइस सेटिंग करता हूँ। ओके, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? तो फॉर्मूला लिखे थे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सबको स्क्रीन दिख रही है? सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। सर कम आ रहा है बहुत। सर बहुत कम आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ज्यादा ही कम आ रहा है। रुको सेटिंग चेक करता हूँ। सो कहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? सर नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के हमने इक्वेशंस किए थे। हाँ, इक्वेशंस सर। किया था हमने। ठीक है, ओके। सो इसके आगे पढ़ते क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक एग्जांपल करते हैं। इफ ए पार्टिकल, लिखते जाओ, is rotating in a circular motion in a circle such that its angular acceleration तक पढ़ लिया था ना हमने। अल्फा is given as हाँ सर। अल्फा is equal to 3t square plus 2t. Find out its angular velocity at t equal to 2 second, है ना? और गिवन है एट टी इक्वल टू 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी 0, ये गिवन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे कहां से शुरू हुआ है पार्टिकल? रेस्ट से, और ये सर्कल में घूम रहा है। इसके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन भी है। समझ में आया? हमसे पूछा इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ, सोल्व करो। सर सर आपको पूछना था, बोर्ड्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स में से कौन सा करे?
अब एग्जाम तुम्हारा सर हम लोग का एग्जाम ये 11 तारीख को। 11 तारीख को है। हाँ ओके, मैं एक बोर्ड लेक्चर करा दूंगा, एक अलग से बोर्ड लेक्चर लगवाता हूँ मैं, उसमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? सर ओके 11th वाला भी सर। करा। क्या? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स करके एक है, फिर से बोलो। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स करके एक चैप्टर है वो। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ओके, एक काम करो, मुझे मैसेज कर दो और बोर्ड एग्जाम की डेट भी लिखो उसमें, कब कब किसका एग्जाम है, ठीक है ठीक सर। है? सर पर्सनल में ना, है ना? पीसी पे करूँ ना? मेरे नंबर पे, इस पे नहीं, मेरे खुद के नंबर पे, अभी हाँ मत हाँ करो, हाँ ठीक है ठीक। कर देना आराम से। और जो भी चैप्टर हम बोर्ड में पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं अभी किसी का एग्जाम है तो सिर्फ वही पढ़ने आ रहे हैं, जो चैप्टर एक बार हो गया उसको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है? हाँ तो इसके बारे में पढ़ना है सबको, जिसका एग्जाम नहीं है उसको भी पढ़ना है बोर्ड का, कभी ना कभी तो होगा, है ना? तो ऐसा नहीं अभी मेरा एग्जाम है तो मैं पढ़ लेता हूँ फिर बाद सर में आप वही। आईआईटी के टाइम वापस पढ़ाओगे ना? हाँ, वो तो आईआईटी में तो पूरा पूरा हाई लेवल पर होगा, बोर्ड में तो एक क्लास में एक चैप्टर हो जाता है, ठीक है? बट फिर भी हो सकता है बोर्ड के एग्जाम तुम्हारे पहले हो जाए और उसमें बाद में हम करें कवर, इसलिए अभी सब पढ़ लो बोर्ड लेवल तक का। तो आया आंसर इसका? क्या गिवन है? अल्फा इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t, ये गिवन है। हमें ओमेगा निकालना है, कब निकालना है? एट टी इक्वल टू 2 पर, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर, है ना? तो हम अल्फा को क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसे लिख देंगे ना? समझ में आया क्या? हाँ सर। इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है क्या, के वेरिएबल है? अल्फा वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन नॉट यूज हियर, तो हम क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी, है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं? जब अल्फा कांस्टेंट हो। समझ में आया क्या? सो डी ओमेगा इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t इंटू डी टी, ऐसे लिख देंगे, ठीक है? अब दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इधर t की लिमिट 0 से, t इक्वल टू 0 पर ओमेगा 0 था और t इक्वल टू 2 पर हमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बताना है, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा, है ना? लिमिट लगेगी 0 से ओमेगा तो ओमेगा ही आएगा। इधर t² का इंटीग्रेशन क्या होता है? t³/3, तो 3 इंटू t³/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से 2 प्लस 2t, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से 2। इसको सोल्व कर लो तो कितना आंसर आएगा? t³ मतलब 9 प्लस 4 मतलब 13 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया? सर 8 प्लस सर 8 प्लस 4 आएगा ना? 8+4 आएगा। 8 प्लस 4 आएगा ना? 2 का क्यूब है ना? हाँ यस। 8 प्लस 4 कितना आंसर हो जाएगा? 12, ठीक है? सर अभी आप नोट्स बना सकते हो इसका? क्या मतलब? मतलब वो आप नोट्स भेज सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में? हाँ भेज, कल भी तो भेजा था। सर नहीं, कल आपने स्क्रीनशॉट भेजा था ना? वो इसमें ऐसे ही बनता है, पीडीएफ नहीं बनता है इसका, तो क्या फर्क पड़ता है वो फोटो हो या पीडीएफ हो? नहीं सर, पीडीएफ का साइज छोटा रहता है ना, इसके लिए बोला। नहीं, इसमें तो स्क्रीनशॉट ही आता है सेव होकर। लिख लिया? हाँ सर। वेट सर। सर, लिखो। डन
हाँ बोलो, हटा दूं? हाँ सर। हाँ सर। एक और एग्जांपल करते हैं। A particle having angular retardation मतलब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। एंगुलर रिटार्डेशन इज के अल्फा बाई के। ये अनपिन कर दो अपना वीडियो। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल will stop. Initial angular velocity is omega naught. ठीक है, if a particle having angular acceleration is alpha is equal to k root omega, ये given है, alpha is equal to k root omega है ना, ये angular retardation है। so हमसे क्या पूछा है, find the time after which the particle will stop. तो जाओ, धर्मेंद्र माइक बंद कर। कर रहे हो सॉल्व? हाँ सर। हमें क्या गिवन है इसमें, अल्फा इज इक्वल टू के रूट ओमेगा लिखूं या फिर माइनस के रूट ओमेगा लिखूं, क्या लिखूं? माइनस के रूट ओमेगा, क्योंकि रिटार्डेशन है ना, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है। हमसे टाइम पूछा है कि कितने टाइम पर ओमेगा 0 हो जाएगा, और हमें ये भी गिवन है टी इक्वल टू 0 पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट। तो बताओ क्या लिखूं इसको, डी ओमेगा बाई डी टी लिखूं या ओमेगा, एक और फॉर्मूला क्या था, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, क्या लिखूं इनमें से अल्फा को, ये लिखूं या ये लिखूं, बताओ। सर टी वाला, dt वाला, क्योंकि टाइम चाहिए ना। हमसे अगर थीटा पूछा होता तो ये लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो ये लिखते हैं। हमसे क्या पूछा है, टाइम। तो डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे इसको। समझ में आ गया? ऐसे सबको क्लिक करना चाहिए। इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस के रूट ओमेगा। अब डी ओमेगा इज अपॉन रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ओमेगा को एक तरफ कर दिया, टाइम को एक तरफ कर दिया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा। समझ में आया क्या? t इक्वल टू 0 पर ओमेगा कितना था, ओमेगा नोट। हमें बताना है कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आया? अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 बाई रूट ओमेगा का होता है 2 रूट ओमेगा
लिमिट लगेगा ओमेगा नॉट से 0 माइनस के, dt का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट 0 से t, तो t आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 2 रूट ओमेगा नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आई, 2 रूट ओमेगा नोट बाई के। समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ सर। लिख लो। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। सर वो ओमेगा डी ओमेगा और रूट ओमेगा का इंटीग्रेशन बताओ ना कैसे किया। dx बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले भी करके बताया है ना, x की पावर -1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो ये क्या आएगा, x की पावर 1/2 इंटू 2, नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचा, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये आएगा ना, मतलब क्या आया 2 रूट एक्स। ओके सर। इसका क्या आएगा 2 रूट ओमेगा। ये इंटीग्रेशन वगैरह अभी तक भी पूछ रहे हो तुम मुझसे, ये तो खुद कर लो। समझ में आया? सर कंफ्यूज हो गया सर। If a particle moving in a circle, moving की जगह लिखो, started in a circle of radius 2 meter with speed 2 meter per second. If after 2 revolutions, its speed become 8 meter per second, find angular acceleration. समझ में आया क्वेश्चन? लिख लिया ना सबने ऊपर का? हाँ सर। हुआ? सोल्व करते हैं। देखो मान लो पार्टिकल इस सर्कल में चल रहा है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर। इनिशियली पार्टिकल की स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, है ना। आफ्टर 2 रिवोल्यूशन कितनी हो गई, आफ्टर 2 रिवोल्यूशन कितनी हो गई, क्वेश्चन में गिवन है ना 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड हो गई, 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हमें पता है सर्कल में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, पता है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा v बाई आर, पता है कि नहीं पता है। तो t इक्वल टू 0 पर ये था, है ना,
तो इनिशियल ओमेगा कितना है, v बाई आर पुट करो, v कितना था 2/2, कितना आया 1 रेडियन पर सेकंड, समझ में आ गया। देन फाइनली यहाँ पर फाइनल ओमेगा कितना हो गया 8/2, मतलब 4 रेडियन पर सेकंड, समझ में आया क्या? हाँ यस सर। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहाँ पर 2 रिवोल्यूशन हो गया। 2 रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर, एक रिवोल्यूशन में कितना बनता है 2 पाई, तो 2 360 रिवोल्यूशन 4 पाई। 4 पर। तो हमें थीटा, हमें ओमेगा नोट पता है, ओमेगा पता है और थीटा पता है। थीटा कितना है 4 पाई रेडियन, है ना। तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? हाँ ठीक है, ये यूनिफॉर्मली घूम रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, यूनिफॉर्मली लिख लेना। ठीक है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से लगाऊंगा, थर्ड वाला, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये ना थर्ड इक्वेशन। फाइनल ओमेगा पता है, इनिशियल ओमेगा पता है, हाँ सर। अल्फा बताना है, तो थर्ड इक्वेशन सेम रेक्टिलिनियर मोशन जैसा सोचा करो इसे। ठीक है, सो ओमेगा कितना है फाइनल 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इनिशियल कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा, थीटा कितना है 4 पाई, तो अल्फा कितना आ जाएगा 15/8 पाई, ये आंसर है ना। ऐसे क्वेश्चन रेक्टिलिनियर मोशन में सिखाए थे ना मैंने। हाँ सर। हाँ सर। डन सर। डन। नो। लिखो जल्दी। डन। हाँ। अब देखो मैंने तुमको बताया था कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। जैसे सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा हो, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो भी इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है क्या? नहीं होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना। हाँ, यस सर। तो देखो सर्कुलर मोशन में 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन। समझ में आया? समझ में हाँ आया? सर। तो हमने ये वाला तो पढ़ लिया, ये भी तो निकालना सीखेंगे। जैसे मैंने पूछा इसमें एक्सेलरेशन बताओ, 0 नहीं है तो कितना है, समझ में आया? तो अब वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये सीखने से पहले, सर्कुलर मोशन में सीखने से पहले, हम जब भी 2 डायमेंशनल मोशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जब भी 2 डायमेंशनल मोशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। टॉपिक लिखो, एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल? कैसा मोशन है सर्कुलर मोशन? सीधे सीधे चलने वाला मोशन होता है 1 डायमेंशनल। ये तो घूम रहा है ना, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना अपनी। हाँ सर। तो हाँ कैसा सर 2D। 2D मोशन है, समझ में 2D। आया? हाँ, अब हाँ देखो सर। एक्सेलरेशन मींस होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कब आता है, जब भी वेलोसिटी में चेंज आए तभी आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। ये होता है ना एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज 2 तरीके से हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड से या फिर डायरेक्शन से या फिर बोथ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। तो अगर मान लो पार्टिकल के मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो भी उसमें एक्सेलरेशन है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन है।
दोनों चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन है। समझ में आया? हाँ सर। आ गया? इन तीनों वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो अब हम केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट देखते हैं कि मैग्नीट्यूड की वजह से एक्सेलरेशन कैसे आता है। समझ में आया क्या? हाँ, ये कब आएगा? इफ फोर्स इज एक्टिंग, अगर मान लो, देखो एक्सेलरेशन कब आता है? जब फोर्स लगता है। इफ फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फोर्स कैसे लग रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आया क्या? तो बताओ क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा? जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, मान लो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैंने पीछे से इसमें फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये ऐसे जाने लग जाएगा क्या? डायरेक्शन चेंज कर लेगा क्या इस फोर्स से? नहीं सर, सीधा सीधा जाएगा। सीधे सीधे ही जाएगा। तो फिर क्या होगा? इसकी चेंज वेलोसिटी, इन मैग्नीट्यूड। इसकी जो वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, है ना? या फिर मान लो ये इधर जा रहा है और मैंने फोर्स ऐसे लगाया, है ना? तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। समझ में आया क्या? Yes, समझ- sir. हाँ सर। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विल चेंज, मैग्नीट्यूड विल चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सर दूसरे केस में तो डायरेक्शन भी चेंज होगा ना? हाँ, वो भी बताऊंगा। सिर्फ क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड, तो उसकी वजह से एक्सेलेरेशन आएगा। उसकी वजह से क्या आएगा? एक्सेलेरेशन। मान लो इसका मास है m और मैंने फोर्स लगाया F, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? F/m, ये आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। अब केस 2 देखो, अभी लिख लेना एक साथ, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, समझ जाओ इसको, फिर एक साथ लिखना बाद में। केस 2, इफ फोर्स इज एक्टिंग, इसको फिर हम सर्कुलर मोशन में समझेंगे। अभी मैं जनरल समझा रहा हूँ तुम्हें, जनरल कंसेप्ट ये सब पढ़ चुके हैं हम वैसे, इस तरह का फिर से देख रहे हैं। फिर भी इन द डायरेक्शन, इन द परपेंडिकुलर टू द, अगर फोर्स इज एक्टिंग, इफ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बताओ क्या चेंज होगा? डायरेक्शन। हाँ, Direction. अब बोलने की आदत डाल लो, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, वहां चुप नहीं रहने दूंगा मैं। सुन लिया सबने? एक दो लोगों की आवाज आती है बस। देखो कैसे डायरेक्शन चेंज होगी। देखो, जैसे मान लो ये पार्टिकल इधर जा रहा है और फोर्स लगा ऐसे, अगर इसका स्पीड जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ानी है तो मुझे फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, है ना? अगर स्पीड मैग्नीट्यूड हाँ बढ़ाना है, सर। कम करना है तो ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ना तो ये इधर लग रहा है, ना तो एलोंग का मोशन लग रहा है, ना अपोजिट लग रहा है, तो ना इसकी स्पीड तो नहीं बढ़ेगी। 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ इस हाँ फोर्स से हाँ। स्पीड नहीं बढ़ सकती ना हाँ, कम हो sir. सकती, क्योंकि हमने देखा स्पीड बढ़ाना है तो फोर्स ऐसे लगाना चाहिए, स्पीड कम करना है तो ऐसे लगाते हैं। समझ में आया क्या? हाँ। हाँ सर। तो इससे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 से ही चलेगा, ठीक है? तो क्या होगा फिर इसका? ये इधर जा रहा था, मान लो कोई ऐसे जा रहा है सीधे, ठीक है? मान लो जैसे अभी लोकल भी शुरू हो गई है, लोकल में हम चलते हैं, कोई आपके आगे आगे चलता है धीरे धीरे, तो उसको आपको ट्रेन पकड़ना, आगे निकलना है, तो आप उसको ऐसे फोर्स लगा के इधर हटाते हो या ऐसे ऐसे धक्का देके गिरा देते हो। साइड में करना है तो ऐसे बोलते हैं ना, चल चल बाजू हट, ऐसे करके ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उधर थोड़ा सा उधर हट जाता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ जैसे ये सर। हाँ। इधर है तो ये इधर हट जाएगा फोर्स लगाती। समझ में आया क्या? इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। देखो
ये पहले इधर जा रहा था, अब इधर जा रहा है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो क्या चेंज होता है परपेंडिकुलर फोर्स से? डायरेक्शन। डायरेक्शन विल चेंज। अब इस केस में भी एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो वही है, डायरेक्शन विल चेंज। तो इस केस में भी तो इसकी वजह से डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। किसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है? जैसे पार्टिकल पहले आई कैप में जा रहा था, 10 आई कैप, अब वो घूम गया तो आई कैप जे कैप दोनों में जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। की वजह से एक्सेलेरेशन आएगा। कितना आएगा? वही फॉर्मूला तो वही होता है, एफ अपॉन, मान लो इसका मास है m, तो एफ अपॉन m। समझ में आया? और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? जिस तरफ फोर्स लग रहा है। तो पहले फोर्स इधर लग रहा था तो एक्सेलेरेशन भी इधर था, अब फोर्स ऐसे लग रहा है तो एक्सेलेरेशन भी ऐसे। ठीक है, इस केस में एक्सेलेरेशन भी इधर ही है और इस केस में एक्सेलेरेशन भी इधर ही है। समझ में आया? हाँ सर। जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, दोनों केस में Yes. एक्सेलेरेशन। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। लिखने Yes, आता है? sir. कर दूं पूरा? सर ऑफलाइन कब चालू होने वाला है? यार ये हर क्लास में तुम पूछते हो, इसका मुझे भी नहीं पता, बट होने वाला है तभी तो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, सर आप सिर्फ विरार सेंटर में पढ़ाओगे? मैं विरार, बोरीवली, अंधेरी तीनों में पढ़ाता हूँ। लिख लिया? नो सर 12th भी आप ही पढ़ाओगे ना, क्योंकि दूसरे सर पढ़ाएंगे? उनका अभी तो पता नहीं, देखते हैं। ओके, दोनों केस समझ में आ गए? अब कौन सा केस बचा है? ये थर्ड वाला। मैग्नीट्यूड से कैसे चेंज होता है, डायरेक्शन से कैसे चेंज होता है, सब फोर्स पे डिपेंड है, फोर्स कैसे लग रहा है। ठीक है, अब केस 3 देखो। इफ फोर्स एक्टिंग inclined to the direction of motion, किसी एंगल पर अगर फोर्स लग रहा है, समझ गए होंगे तुम अब क्या होगा, क्या करेंगे? कंपोनेंट ले, समझ गए सब लोग? यस। तो हाँ दो सर। component आएंगे, एक से स्पीड बढ़ेगी या कम होगी और एक से डायरेक्शन चेंज होगी, दोनों चीज होगी यहाँ पे। मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लो थीटा एंगल पर लग रहा है, इंक्लाइन लग रहा है। तो जब भी इंक्लाइन लगता है तो एक दो कंपोनेंट ले लो, एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ ले लो, ये कितना आएगा बोलते जाओ साथ साथ, एफ कोस थीटा, और ये कितना आएगा? एफ एफ साइन। साइन थीटा। अब ये दोनों वही काम करेंगे जो ऊपर के दो केस में हमने देखा है ना? तो इस केस हाँ में सर। एफ कोस थीटा विल चेंज। जरूरी नहीं एफ कोस साइन थीटा भी हो सकता है, वो तो कंपोनेंट लेने के हिसाब से पता लगेगा। समझ में आया क्या? इस केस में हाँ सर। दो कंपोनेंट आएंगे, एक वेलोसिटी को बढ़ाएगा और दूसरा डायरेक्शन को चेंज करेगा, या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं ताकि तुम ऐसा नहीं रट लो। वन कंपोनेंट विल चेंज, वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये सब सर्कुलर मोशन में काम में आएगा, ध्यान से समझो, विल चेंज मैग्नीट्यूड, है ना?
तो इसकी वजह से भी एक्सेलेरेशन आएगा, एंड अदर कंपोनेंट विल चेंज। डायरेक्शन, इसकी वजह से भी एक एक्सेलेरेशन आएगा, दोनों की वजह से एक्सेलेरेशन आएंगे। अब दोनों एक्सेलेरेशन को अगर हम वेक्टोरली ऐड करेंगे तो नेट एक्सेलेरेशन आएगा। समझ में आया क्या? यहां तक लिखो, फिर समझाता हूं। लिख लिया? तो जो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, वेट सर, लिख लिया? हाँ सर। यस सर। देखो यहाँ पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, दोनों दोनों जो मैग्नीट्यूड भी चेंज करें, डायरेक्शन भी चेंज, ठीक है? तो जो मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है उससे भी एक्सेलेरेशन आएगा, और जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है उससे भी एक्सेलेरेशन आएगा, दोनों वजह से एक्सेलेरेशन आता है। समझ में आया क्या? तो मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलेरेशन आता है, मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल, दो तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं। एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, तो मन में फिट कर लो माइंड में, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मींस अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ठीक है? और डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलेरेशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेलेरेशन। और सर्कुलर मोशन में उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सर्कुलर मोशन में क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल भी बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हैं। समझ में आया? अब नाम इनका ऐसा क्यों, टेंजेंशियल क्यों? क्योंकि देखो ये वाला इसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन आएगा, इसमें देखो दो एक्सेलेरेशन आएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें दो एक्सेलेरेशन आएंगे, एक तो इस फोर्स की वजह से आएगा, वो इस तरफ आएगा, है ना? जिस तरफ पार्टिकल जा रहा था, वेलोसिटी इधर है, तो इसी तरफ आएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट में एटी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है ना, जिस तरफ मोशन है उसी तरफ एक्सेलेरेशन आ रहा है। समझ में आया? और एक इस फोर्स की वजह से आएगा, वो इस तरफ आएगा। समझ में आया क्या? इसको क्या बोलेंगे? एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो नेट एक्सेलेरेशन किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, वो इस फोर्स की डायरेक्शन में आएगा। आया समझ में? ये आएगा ए नेट। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ तो सर। अगर मैं ये सब भी यहाँ यस ड्रॉ सर। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन में तो ए नेट आ जाएगा एफ, है ना? फिर इसके हमने कंपोनेंट लिए थे, एफ कोस थीटा की वजह से एटी आया, और एफ साइन थीटा की वजह से एसी आया। समझ में आया क्या? समझ में आया? एसी हाँ सर। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है? अब देखो, तो 80, तो 80 कितना होगा? 80 होगा एफ कोस थीटा बाई एम, होगा कि नहीं होगा? मास कितना है इसका? एम। हाँ सर। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन किसकी वजह से आया? ये वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कौन सा था? एफ कोस थीटा। समझ में आया क्या? तो 80 को क्या लिख सकता हाँ हूँ सर। मैं? एफ कोस थीटा बाई एम। और एसी को क्या लिख सकता हूँ? एफ साइन थीटा बाई एम। समझ में आया? यस सर। तो एनेट क्या होगा? एनेट होगा वेक्टर सम ऑफ एटी प्लस एसी, ठीक है? तो आपको एटी और एसी पता है दोनों से, तो एनेट निकल जाएगा। समझ में आया क्या? या फिर एनेट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एफ बाई एम।
समझ में आया क्या? या तो 80 और 80 निकाल के दोनों को ऐड Yes, करो, ठीक है? लिखो ये पूरा। तो n8 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे अगर आपको 80 और 80 पता है? तो क्या कर देंगे, 80 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना, 90 डिग्री पर है तो cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है? लिख लिया? नो सर। अब हम ये एनालिसिस करेंगे सर्कुलर मोशन में। लिखो। सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं, एक तो ए लीनियर वाला और एक एंगुलर। डन। अच्छा, इस जब भी हमने केस थर्ड में देखा तो हमने देखा इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी और ये डायरेक्शन भी चेंज करेगा। समझ में आया? ये फोर्स F cos थीटा इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा मतलब, है ना? और F sin थीटा इसकी डायरेक्शन को, इसको घुमाएगा भी सही, दोनों चीज होगी इसमें। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब एनालिसिस ऑफ एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये हमें देखना है, ठीक है? सो मुझे बताओ, अगर कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं इस पर along द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा क्या? ये तो सीधे सीधे चले जाएगा। नो सर। ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये तो सीधे ही चलेगा ना, या फिर ऐसे फोर्स लगा तो भी सीधे चलेगा। फर्स्ट वाले केस में स्पीड बढ़ेगी, सेकंड वाले में कम होगी, बढ़ जाएगा तो सीधे सीधे। सर्कुलर में तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। क्या है, अगर और आपको अगर इसका सर पर अगर इसका पाथ इंफिनिटी पे रहा तो? क्या सर आप बोले थे ना कि इंफिनिटी पे अगर रहता है तो भी वो सर्कुलर मोशन रहता है, लीनियर मोशन, तो ये भी तो हो सकता है ना सर्कुलर? तो भी सर्कुलर मोशन मान सकते हैं जिसकी रेडियस इंफिनिटी है, ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ, तो क्या हुआ, वो तो उसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हो आप। ये सर्कुलर मोशन करेगा सीधा सीधा, इसकी रेडियस होगी इंफिनिटी। बट अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, हम ये तो पढ़ चुके हैं ना, ऐसा सर्कुलर मोशन तो हम पढ़ चुके हैं ना, जिस सीधे सीधे चलने वाला रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं उसको। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो फिर से वही पढ़ना है क्या? नहीं। समझ में आया? तो अगर आपको सर्कल में इसको घुमाना है और ये मान लो ऐसे जा रहा है, तो या तो आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा या किसी भी एंगल पर लगाना पड़ेगा ताकि ये घूमे ऐसे। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। तो मुझे बताओ, हमने 3 केस पढ़े थे, जैसे फर्स्ट केस इसमें पॉसिबल है क्या? नो सर।
नो सर। फर्स्ट केस पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो कौन सा केस पॉसिबल है? सेकंड और थर्ड। सर सेकंड है और थर्ड है, थर्ड एक्यूरेट है। सेकंड और थर्ड, तो इसका केस फर्स्ट लिखो, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो वहां पे केस सेकंड था, इसमें लिखो केस फर्स्ट, फोर्स इज परपेंडिकुलर, केस फर्स्ट क्या है इसका? वो वाला केस क्यों नहीं आया, समझ में आ गया ना? फोर्स यस इज सर। हाँ सर। परपेंडिकुलर, इसमें दो केस पढ़ेंगे, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है? मुझे बताओ इसमें कौन सा एक्सेलेरेशन आएगा, टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल? फोर्स परपेंडिकुलर हो तो कौन सा एक्सेलेरेशन आता है? नॉर्मल वाला, है ना? अरे परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली तो, हाँ, तो नॉर्मली को सेंट्रीपिटल, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आएगा, टेंजेंशियल नहीं आएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है? इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया, तो बताओ ये सीधे सीधे जाएगा क्या? नो सर। नो सर। डायरेक्शन किधर हो जाएगी? जिस तरफ फोर्स लगाया थोड़ा उधर घूम जाएगा, ऐसे, है ना? मान लो इसकी हाँ सर। स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या? नो। ओनली डायरेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है? अभी इस तरफ था, अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो गई, हमेशा डायरेक्शन तो टेंजेंशियल ही होती है ना? ऐसे हो गई डायरेक्शन, समझ में आया क्या? ठीक है? हाँ सर। अगर मैं इस फोर्स को हाँ इसकी, सर। ये फोर्स को मैं यहाँ की जगह अगर ऐसे दिखाऊं तो कोई फर्क है क्या? ऐसे, ऐसे दिखाऊं तो कोई फर्क है क्या? नो सर। एक नो नो सर। सर। तो पैरेलल कहीं भी रख सकते हैं। अब अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लो इसके अभी भी परपेंडिकुलर लग रहा है, सेम फोर्स, मतलब यहाँ पे आपको टॉपिक में ये लिख रहा है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन। इसके आगे ये भी लिख लो, थ्रू आउट, मतलब पूरे सर्कुलर मोशन में फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर है, थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, मतलब फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। जैसे पार्टिकल की डायरेक्शन हो रही है, चेंज हो रही है, फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज, पहले फोर्स ऐसे लग रहा था, अब ऐसे लग रहा है। अब मुझे बताओ पार्टिकल ऐसे सीधे सीधे ऐसे जाएगा क्या, जिस तरफ भी जा रहा था? नो सर। नहीं, तो क्या करेगा, ये थोड़ा घूम जाएगा यहाँ से, समझ में आया? इस जगह यस पर सर। अब इसकी स्पीड ऐसे, स्पीड तो वही है अभी हर जगह 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है। अब इस जगह पर फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, मतलब सर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा पूरा। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो पार्टिकल है ये सीधे सीधे ऐसे जाएगा क्या ऊपर, कि घूम जाएगा? क्योंकि फोर्स 90 पे लग रहा है, तो ये कम कंटिन्यूसली फोर्स 90 पे, तो पार्टिकल भी कंटिन्यूसली घूमेगा, घूमेगा या नहीं घूमेगा? हाँ हाँ घूमेगा। सर। पड़ जाएगा तो आपको भी पता चलेगा। अगर मैं इसका आगे डायग्राम ऐसे ही बनाते जाऊं तो तुम्हें आइडिया लग रहा है ये क्या बनने वाला है? जल्दी हाँ बताओ। सर। सर्कल। सर्कल। अब फोर्स ऐसे हो गया, तो इसको और घुमाएगा, फोर्स कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसको और घुमाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इसका मोशन ऐसा हो गया, तो मुझे बताओ ये सर्कल तो तुमने बोल दिया बन गया। अब सर्कल में भी दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताओ ये कौन सा बन रहा है? सर ये यूनिफॉर्म बन रहा है। यूनिफॉर्म।
हाँ, क्योंकि स्पीड सर कांस्टेंट है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन, हाँ स्पीड कांस्टेंट है इसकी। समझ में आया क्या? अब जल्दी से कर दूं पूरा, ज्यादा टाइम पास हो जाएगा हमें। समझ में आ गया तुम्हें? हाँ Yes, sir. सर। तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? जो सेंटर की तरफ लगता है, ये सेंटर है इसका। और पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। समझ में आया क्या? समझ में आया? सो मुझे बताओ, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि इसमें फोर्स इज परपेंडिकुलर, force is perpendicular throughout the path, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट। समझ में आया? मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो अलोंग द मोशन लगे, और डायरेक्शन विल चेंज। तो डायरेक्शन के चेंज होने से कौन सा एक्सेलेरेशन आता है? सेंट्रीपिटल। ये कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है ना, तो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से कौन सा एक्सेलेरेशन आता है? सेंट्रीपिटल, और क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल एक्सेलेरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन। समझ में आया? AC कितना आएगा? F/m। इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला तो है ही सही इसका, F/m है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर है? फोर्स की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर। द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की और फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ, है ना। अब देखो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो पार्टिकल विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सब जगह 5 मीटर, सब जगह सेम है ना। अब क्योंकि हमें पता है, इसको मैं फिर से थोड़ा सा और इस पे डिस्कस करते हैं। मुझे पता है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट है ना। तो हमें पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये होता है ना। जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और रेडियस 1 मीटर है, तो ओमेगा भी 5 ही रहेगा कंटिन्यूस, 5/1। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा कब बढ़ती है? जब स्पीड बढ़ती है। अरे फीलिंग तो आ रहा है ना चैप्टर में। हाँ सर। हाँ सर। अब ओमेगा कांस्टेंट है तो मुझे बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है d⍵/dt। जब ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है तो अल्फा 0 है। जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो सर्कुलर मोशन में अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन कभी 0 हो सकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ हो सकता है। बताओ कौन से एक्सेलरेशन में हो सकता है, कौन से सर्कुलर मोशन में हो सकता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। जिसमें स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट। समझ में आया क्या? हाँ सर। देखो सर जो अभी आप लास्ट में स्टेटमेंट बोले वो वापस बोलो ना। स्टेटमेंट क्या था कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसी सर्कुलर मोशन में 0 हो सकता है क्या? तो आपको बोला है नहीं हो सकता, सॉरी हो सकता है। किस में हो सकता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। लिख लो चाहो तो यहाँ पे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मुझे बताओ इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया क्या?
स्पीड कांस्टेंट है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? जब स्पीड चेंज हो। अरे बोलो तो सही। सर वॉइस हाँ सर, वॉइस कट रहा है। अभी आ रहा है? सर कट रहा है बहुत। चलो ये लिखो, फिर मैं बोलता हूँ। सब आपका नेटवर्क भी दिखा था। क्या? बैंडविड्थ फिर से बोलो, आवाज कम आ रही है। Hello, sir. हाँ बोलो। So, circular motion always an accelerated वो motion है, तो फिर acceleration 0 कैसे है? एंगुलर एक्सेलरेशन 0 कैसे, ये पूछ रही हो? क्या पूछ रही हो, फिर से बोलो। हाँ सर। क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम। तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है ओमेगा। तो मान लो इसकी रेडियस है 1 मीटर, तो इनिशियल ओमेगा भी 5/1 5 रेडियन पर सेकंड था, और फाइनल ओमेगा भी 5/1 कितना था, 5 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे Yes, आएगा? sir. समझ में आया क्या? समझ में आया? अब देखो ऊपर फिर से आओ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक बार और मैं समझा देता हूँ उधर। देखो हमने यहाँ पे लिखा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये पढ़ा था हमने, है ना? ये क्या चेंज करता है? मैग्नीट्यूड। सो यहाँ लिख लेना, दिस एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आवाज आ रही है? Yes, हाँ sir. हाँ शायद नेट अनस्टेबल हो गया था बीच में। अभी दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमने जब पढ़ा था, ये थर्ड केस पढ़ा था, तो ये वन कंपोनेंट, हम देखो ध्यान से सुनो, तुम भूल गए हो तो फिर से देखो ध्यान से, सब लोग देखो। वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दो कंपोनेंट आए थे ना यहाँ पे। एक तो अलोंग द मोशन था, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल, जो अलोंग द मोशन होता है। सो दिस इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया था वो आया था F cos θ by m, AT। तो AT जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आवाज आ रही है सबको? हाँ Yes, sir. हाँ Yes, वो sir. चेंज इन मैग्नीट्यूड, है ना? और हाँ सर। जो AC एक्सेलरेशन है, यहां पे लिख लेना तुम भी, दिस एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्या चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन। Direction. चेंज इन डायरेक्शन। समझ में आया? तो AT क्या चेंज करता है? मैग्नीट्यूड। और AC क्या करता है? डायरेक्शन। Direction. अरे AC मतलब सेंट्रीपिटल, मतलब परपेंडिकुलर वाला, और AT मतलब टेंजेंशियल, मतलब अलोंग द मोशन वाला। तो अलोंग द मोशन वाला एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन चेंज करता है। समझ में आया? हाँ सर। तो इस केस में अगर Yes. इंक्लाइंड लग रहा है तो दोनों आएंगे, दोनों एक्सेलरेशन आएंगे, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। समझ में आया? अब वापस Yes, वही आ sir. जाओ।
हाँ सर। सो इस केस में देखो, इस केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन ये तो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, वो 0 है तभी तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। समझ में आया? हाँ सर। यस। और स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो और क्या 0 इसमें? अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। नेट तो कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें? ये वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, यही तो कर रहा है डायरेक्शन को। समझ में आया? तो जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो सेंट्रीपिटल तो पक्का होता ही है। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल और एंगुलर होना हो, सेंट्रीपिटल तो होता ही है। समझ में आया? हम बोलते हैं ना सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन Yes. हमेशा होता है? सेंट्रीपिटल वाला। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। ये एकदम कंसेप्ट बना लो, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को क्लियर नहीं होता है एटी क्या होता है, एसी क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एनेट क्या होता है। चार तरह के एक्सेलरेशन है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। समझ में आया? सर फिर से बोला, आपने क्या बोला? अरे वही बोला कि अच्छे से समझ लो, कंफ्यूजन हो जाता है वरना। ठीक है, तो हमने अभी केस फर्स्ट देखा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन। अब केस 2, ये लिख लिया सबने? हाँ सर। नो सर। लिखो। फोर्स इज inclined आवाज आ रही है मेरी बच्चों? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर क्लास कितने बजे तक है? 8:30 तक। तो सेकंड केस क्या है? फोर्स इज inclined थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन। ठीक है, इतनी जल्दी मत थका करो। नहीं सर, वो मेरे क्लास में बात नहीं, इसलिए नहीं। अभी कौन सी क्लास है? सर अब वो देख, एक है कंप्यूटर का ही। तो अभी देखो, ये मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मान लो मैंने इस पे फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, एंगल पे लगाया, एट एंगल थीटा, है ना? तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ तो सर। स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये वाला कंपोनेंट इसको घुमाएगा, है ना? हाँ सर। परपेंडिकुलर वाला इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, लाएगा, या फिर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं उसको, और ये वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लाएगा। समझ में आया क्या? मतलब मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, चेंज। समझ में आया? तो बताओ, ये सीधे सीधे चलेगा? नो सर। तो फिर नो सर। ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा, हाँ सर। स्पीड भी चेंज करेगा, दोनों होगा। समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मान लो यहाँ पर हो गए 8 मीटर पर सेकंड, तो दोनों चेंज हुई, डायरेक्शन भी हुई और स्पीड मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। ठीक है, अब भी फोर्स कैसा लग रहा है? उतना ही इंक्लाइंड ही लग रहा है। तो अब भी इसका क्या आएगा? एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। ये जो सेंटर की तरफ जो लगता है हमेशा, है ना, ये सेंटर है इसका, जो सेंटर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस तरफ जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल। समझ में आया क्या? दो कंपोनेंट है ना? हाँ सर। तो जो टेंजेंशियल है वो वापस एक बार बताइए ना।
देखो ये फोर्स के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं सबको ब्लू कलर में, ब्लू कलर में दो। तो एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ है, ये सेंटर है सी, ठीक है। तो जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो टेंजेंशियल लग रहा है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स Ft, और जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे बताओ ये सीधे सीधे जाएगा क्या ऐसे कि घूम जाएगा? घूम जाएगा। कौन सा फोर्स घुमा रहा है, Fc या Ft? FC तो ये ऐसे घूम गया, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। मान लो हो गया 11 मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड किसने चेंज किया, Fc या Ft ने? FT मैग्नीट्यूड चेंज करता है Ft, और डायरेक्शन चेंज करता है Fc। समझ में आया? अब भी फोर्स इसके कैसा लग रहा है, इंक्लाइंड, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, सेंटर की तरफ लग रहा है। समझ में आया? ये सेंटर थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। सो ये कुल मिला के, अब ज्यादा टाइम पास नहीं करते, पूरा बना देता हूँ इसको मैं। ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। हाँ सर। yes sir और कौन सा, यूसीएम या नॉन यूनिफॉर्म, एनयूसीएम? नॉन यूनिफॉर्म। NUCM नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है सर। Since force is inclined throughout the motion, throughout the circular motion, so direction or magnitude both will change. Direction and magnitude both will change. समझ में आया? हाँ, यस सर। अब स्पीड, अगर मान लो इफ, अगर इस केस में तो स्पीड बढ़ रही है, कम भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो हमें पता है ओमेगा क्या होता है, आर, आर इसकी रेडियस है ना, और ये ओमेगा होता है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो रेडियस 1 मीटर है, तो स्टार्टिंग में ओमेगा था 5 रेडियन पर सेकंड, है ना। फिर हो गया 8 रेडियन पर सेकंड, फिर हो गया 11 रेडियन पर सेकंड। हुआ कि नहीं हुआ? ओमेगा भी बढ़ रहा है ना स्पीड के साथ। हाँ सर। फीलिंग आ रही है थोड़ी? इफ yes sir तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? ये होता नो है सर। तो ओमेगा बढ़ रहा है तो ये होगा पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा? अरे इसमें तो बोल दो। हाँ। yes हाँ sir सर। इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, मान लो फोर्स ऐसे की जगह ऐसे लगता फोर्स, तो एक कंपोनेंट ऐसा आता तो इसको डिक्रीज करता। समझ में आया? हाँ सर। इंक्लाइंड में 90 डिग्री से ज्यादा हो तो स्पीड कम करेगा, 90 से कम हो तो स्पीड बढ़ाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है v बाई आर, स्पीड बाई आर, तो ये भी डिक्रीज होगा। तो मुझे बताओ अल्फा क्या होगा? नेगेटिव। सर अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। यस, समझ में आया? हाँ सर। yes sir अब क्योंकि पार्टिकल दोनों चेंज हो रहे हैं, सो ये यहाँ पे एक लाइन ये भी लिखना है, इसके बाद मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं। हमने वहां पे एक लाइन लिखना भूल गया। पार्टिकल विल परफॉर्म, पार्टिकल विल परफॉर्म, बताओ क्या करेगा? NUCM, है ना।
यस सर। NUCM में ना तो अल्फा 0 होता है ना, स्पीड भी चेंज हो रही है तो AT भी 0 नहीं होता है। AT is because speed भी increase या decrease हो रही है तो AT is also not equal to 0 and alpha is also not equal to 0 in NUCM। समझ में आया? अरे AT हाँ क्या होता है? FT by M, तो FT भी तो लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और AC क्या होता है? FC by M, दोनों लग रहे हैं यहाँ पे, सेंटर की तरफ भी फोर्स हाँ लग रहा है और टेंजेंशियल भी लग रहा है, तो दोनों इसमें 0 नहीं। और स्पीड चेंज हो रही है तो ओमेगा भी चेंज होगा, तो अल्फा भी चेंज 0 नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। सो NUCM और UCM में क्या क्या 0 होता है, क्या क्या नहीं होता है, समझ में आ गया? अब इसमें AT और AC दोनों 0 नहीं है तो NAT भी निकाल सकते हैं। NAT होगा √8 AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर। लिख लो। सर आज कितने बजे तक क्लास है? ये लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बड़ा है तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। डन सर। लिख लिया सबने? नो सर। सर आपका इस लेक्चर में और एक क्लास है क्या? देखो तुम ही देखो टाइम टेबल। नहीं है सर। ओके, नहीं है सर तो आप अगले वीक का क्लास लगाओगे क्या थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर के लिए? हाँ अगले वीक लगवा दो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार मुझे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ ना आज के लेक्चर का। फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? आज के लेक्चर का फर्स्ट। अच्छा ये सबने लिख लिया, हटा दूं? हाँ सर। रुको ये लिख लो फिर बताता हूँ। डन सर। डन सर। यही है फर्स्ट वाला। हम लोग लीव करे हम्म, लीव करे हाँ लीव करो, यही देखना है ना। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ सर हो बाय गया सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू Bye sir, सर। thank you. बाय सर, थैंक थैंक यू सर। बाय बाय। सर। Bye.